Good morning student, I am Gopi Kumar Srivastav and this is my first video of cash flow statement. This is the new chapter of class 12 and this is the account subject. In this video we discuss about the cash flow statement. This is the last chapter of financial statement, the part B of accounts classes. So let's understand this cash flow statement with the help of a format. सबसे पहले हम लोग को इसका फॉर्मेट जानना जरूरी है, क्योंकि इसका फॉर्मेट से ही आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन को आखिर कैसे बनाना है। ठीक है, तो फॉर्मेट समझने के लिए आपको सारे फॉर्मेट को समझना पड़ेगा। ठीक ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने लिख लिया है कि हमारा ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, और इस वीडियो से आप इस सारे फॉर्मेट को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट पहले क्या होता है मैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए कैश इनफ्लो एंड द आउटफ्लो इन अ कंपनी, मतलब कि क्या कैश आ रहा है, क्या कैश जा रहा है, वो सभी चीजों को हम लोग एक जगह दिखाते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं कि किन चीजों की वजह से पैसा आया, किन चीजों की वजह से पैसा गया, क्या हमें ओवरऑल पैसों का आ रहा है या जा रहा है ये पता चलता है। मतलब बेसिकली कैश इन फ्लो, कैश आउटफ्लो, क्या आना है क्या जाना है उसके बारे में डिस्कस करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम लोग को तीन फॉर्मेट को ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें पहला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इस प्रकार से हमें तीन फॉर्मेट को ध्यान देना है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में ही ये तीन तरह का फॉर्मेट आपको मिलेगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन तीनों फॉर्मेट के अंतर्गत क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है, हम लोग सबके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं सबसे पहले कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हम लोग बना रहे हैं और उसके हम लोग फॉर्मेट को समझेंगे। तो देखिए कैश फ्लो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसके अंतर्गत पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी है क्या। तो देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब होता है कि आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको किस प्रकार का क्या चीजें एक्सपेंस है, क्या लॉस है। तो बिजनेस रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस, जितना भी लॉस है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाता है। और यहाँ पे हम लोग बिजनेस के जितने भी लॉस हो या इनकम हो उसको एक जगह रखेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रखेंगे, मतलब उसको एक तरह का एक्टिविटी मान लेंगे। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि हमारा जो बिजनेस का एक्टिविटी है जिसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं, उससे हमें क्या फ्लो हो रहा है, मतलब कि हमारे पास पैसा आ रहा है या जा रहा है। तो यहाँ जो फ्लो है उसका मतलब ये होता है या फिर पैसा आ सकता है आपका या फिर पैसा जा सकता है। मतलब ये जो फ्लो है उसमें आपको इनफ्लो भी हो सकता है और आउटफ्लो भी हो सकता है क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से, मतलब आप इसको बिजनेस एक्टिविटी कह सकते हैं। तो सबसे पहले इसको बनाने से पहले आपके पास यहाँ पे सबसे पहले जो बुक में अवेलेबल होगा, बुक में लिख देगा कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब होता है टैक्स देने से पहले जो प्रॉफिट है वो आपको दे देगा। उस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में मान लीजिए कि आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 लाख रुपया है, तो वो क्वेश्चन में आपको अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एडजस्टमेंट ऑफ फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। देखिए उसके बाद आपको इस प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में कुछ चीजों को ऐड करना है। उसको कौन कौन चीजों को ऐड करना है तो उसको हम लोग नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम बोलते हैं। जैसे कि ये आखिर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम क्या है, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हो गया, ये सब कैश को इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है, इसलिए इसे हम लोग नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम बोलते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन, वैल्यू घट जाना एसेट्स का, तो आखिर इसको ऐड क्यों किए, क्योंकि देखिए ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, मतलब कि ये बिफोर टैक्स है, मतलब ये बिफोर एक्सपेंस भी है, मतलब हमने प्रॉफिट से एक्सपेंस जरूर घटा दिया होगा, इसलिए एक्सपेंस लॉस घटाने के बाद ये दिया गया है। मतलब ये जो प्रॉफिट है वो सारा एक्सपेंस घटने के बाद है। अगर हम सारा एक्सपेंस जोड़ेंगे तब हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा, इसलिए हम लोग सारा तरह के एक्सपेंस को जोड़ रहे हैं ताकि हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिले। उसमें हमेशा हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम का। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो चीजें हम लोग को ऐड करना है, डेप्रिसिएशन हमारा लॉस है, जो एसेट्स का वैल्यू जब घटता है तब उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं, ऐड कर देंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस मतलब होता है जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें बहुत सारे रजिस्ट्रेशन फीस, लाइसेंस, बहुत सारी चीजें लगता है, उसको आप प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कह सकते हैं, जो कंपनी को स्टार्ट करते समय लगता है खर्चा, तो वो भी आपका एक तरह का एक्सपेंस मान लीजिए, उसको भी ऐड कर लीजिए। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, मान लीजिए आप किसी तरह का शेयर इशू कर रहे हैं तो उसमें आपको डिस्काउंट अगर दे दिए, जैसे 100 का शेयर आप 95 में बेच देते हैं तो 5 का नुकसान हो जाता है, तो आपके लिए वो भी नुकसान है, इसलिए आप ऐड कर देंगे। एंड डिवेंचर रिटर्न ऑफ, या फिर आप शेयर पे या डिवेंचर पे किसी प्रकार का रिटर्न ऑफ हो या डिस्काउंट हो, आप उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। गुडविल, पेटेंट और ट्रेडमार्क एमोटाइज का मतलब क्या होता है यहाँ पे ये समझना पड़ेगा आपको।
देखिए एक होता है डेप्रिसिएशन और एक होता है एमोर्टाइजेशन। देखिए डेप्रिसिएशन जो हमेशा जो है ना वो टेंजिबल एसेट्स पे लगता है, टेंजिबल एसेट, और एमोर्टाइजेशन होता है तो एमोर्टाइजेशन हमेशा इनटेंजिबल एसेट्स पे लगता है। इनटेंजिबल एसेट मतलब गुडविल हो गया, क्या हो गया, गुडविल। टेंजिबल एसेट मतलब हो गया जैसे बिल्डिंग, आप बिल्डिंग मशीनिंग को टेंजिबल एसेट कह सकते हैं, आप इनटेंजिबल एसेट को गुडविल मान सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रखिएगा, चाहे डेप्रिसिएशन हो वो टेंजिबल एसेट पे लगता है बिल्डिंग पे, एमोर्टाइजेशन जो है वो इनटेंजिबल एसेट पे लगता है जैसे कि गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इन चीजों पे। तो इन चीजों का भी वैल्यू जो घटेगा, चाहे वो टेंजिबल एसेट हो या इंटेंजिबल एसेट हो, सबका सब ऐड होगा। फिर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मतलब लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं या डिबेंचर लेते हैं तो उस पर अगर ब्याज देते हैं तो वो भी आपका खर्चा है, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, मान लीजिए किसी कोई मशीन आपको 5 लाख का था, आपने 4 लाख में दिया, 1 लाख का नुकसान को भी आपको ऐड करना है। तो इन चीजों को ऐड करोगे तभी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलेगा, मतलब पहले वाला प्रॉफिट निकलेगा। और आप याद रखिएगा, अगर आपने एक्सपेंस या लॉस को ऐड किया है तो आपको इनकम को घटाना पड़ेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या है कि अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए तो सारा एक्सपेंस तो जुड़ रहे हैं, तो हम लोग या सारा लॉस तो जुड़ रहा है, इनकम को क्या करोगे, डेफिनेटली हम लोग उसको माइनस कर देंगे। तो इंटरेस्ट इनकम मतलब इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड इनकम मतलब डिविडेंड रिसीव, और रेंटल रिसीव मतलब रेंट रिसीव, इन चीजों को आपको ऐड लेस कर देना है, क्योंकि आपने एक्सपेंस को ऐड किया तो इनकम को लेस करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द सेल्स ऑफ एसेट, बिल्कुल लॉस ऑन के अपोजिट है, लॉस होगा तो ऐड करना है, प्रॉफिट है तो लेस कर देना है। जब ये सारा काम कर लेंगे, मान लीजिए ये आपने कुछ ऐड किया, कुछ लेस किया, और ओवरऑल जो बैलेंस दिखा रहा है, मान लीजिए ऐड वाला आइटम 10,000 का दिखा रहा है, मतलब सारा एक्सपेंस जो है वो 10,000 दिखा रहा है, और सारा इनकम जो है वो 5,000 दिखा रहा है। तो सारा एक्सपेंस वाला जो इनकम वाला जो आइटम है उसको आपको माइनस कर देना है, और सारा एक्सपेंस वाला जो भाग है या लॉस वाला जो भाग है उसको आपको ऐड कर देना है। तो 1 लाख और 10,000, 1,10,000 हो जाएगा, 5,000 घटाओगे तो 1,05,000 हो जाएगा, जो कि फाइनल बैलेंस होगा, ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइनल बैलेंस 1,05,000। मतलब आपको करना क्या है, नेट प्रॉफिट से सारा एक्सपेंस लॉस को जोड़ना है और सारा इनकम को घटाना है, और फाइनल बैलेंस जो आएगा हम उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, WC मतलब वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्योंकि यहाँ पे मैंने जितना भी दिखाया वहां पे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एसेट्स में चेंज आया, फिक्स एसेट्स में चेंज आया, इंटेंजिबल एसेट्स में चेंज आया, पर करंट एसेट्स में अभी चेंजेस नहीं आया, और करंट लायबिलिटी के बारे में हमको लोग कहीं डिस्कस नहीं किए, क्योंकि कंपनी को करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी पे भी नुकसान होता है, सिर्फ फिक्स एसेट पे नुकसान या इंटेंजिबल एसेट्स पे नुकसान नहीं होता है, या लोन पे नुकसान नहीं होता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में और डिस्कस करते हैं हम लोग, देखते हैं कि हमारा ये आपका तब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा जब आप सारा एक्सपेंस या लॉस को जोड़ेंगे और इनकम को घटाएंगे, तब आपका आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बट अगर आपको और भी बनाना है तो आप इसके बाद का जो फॉर्मेट है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल के बाद जो है, आपको वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है, वर्किंग कैपिटल मतलब होता है WC मतलब हो गया CA माइनस CL, मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। मतलब आपको WC का पहले जो प्रॉफिट आता है उसको हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, और उसके बाद जो आता है उसको हम लोग कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। अब देखिए WC में क्या होता है, आपको उसके बाद कुछ काम करना है, जैसे डिक्रीज इन करंट एसेट्स। जैसे मान लीजिए आपका स्टॉक 10,000 का था, अब उसका वैल्यू 8,000 हो गया, तो 2,000 घट जाएगा। तो जब भी नुकसान होता है कंपनी को, वो उसको ऐड करता है, क्योंकि यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकालना है। तो जब भी नुकसान हो, किसी तरह का डिक्रीज हो एसेट्स में, आप हमेशा ऐड करें, और जब भी फायदा हो आपको लेस करना है। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स आपके लिए नुकसान है, आप ऐड करेंगे। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, किसी को 5,000 देना था, 7,000 देना है, 2,000 और देना है, तो आपके लिए ये भी नुकसान है, आप ऐड कर देंगे। इंक्रीज इन करंट एसेट्स बिल्कुल आपके लिए फायदा है, लेस कर देना है। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, किसी को 8,000 चुकाना था, आप सिर्फ 5,000 चुकाना है, तो आपके लिए फायदा है, आप इसको लेस कर देंगे। मतलब आपको यहाँ पे दिमाग में ये रखना है कि आपका जो जो चीजें नुकसान हो रहा है उसको आपको ऐड करना है, और जिन चीजों से आपको फायदा हो रहा है उनको आपको लेस करना है, ठीक है। तो जैसे आप इन 4 चीजों को काम कर लेंगे, तो उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 1,05,000 रुपया आया था, जिसको मैंने यहाँ पे दिखाया है, और 1,05,000, और ये सब सारा काम करने के बाद आपके पास मान लीजिए 10,000 रुपया आ रहा है, प्लस माइनस करने के बाद, तो 1,05,000 और 10,000 1,15,000 हो जाएगा, जिसको हम लोग कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बोलेंगे। उसके बाद कैश ऑपरेटिंग जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से हम लोग इनकम टैक्स को माइनस कर देंगे, जो कि गवर्नमेंट को हम लोग पे करते हैं। उसके बाद आपका पास आएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिए 1,10,000 रुपया आ जाएगा, ठीक है, घटाने के बाद 1,10,000 आएगा, इसको आप कहेंगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
बट अगर ये आंसर अगर नेगेटिव में आता है किसी कारणवश, तो आप यहाँ पे नेट फ्रॉम नहीं लिखेंगे, वहां पे फ्रॉम को काट देंगे, नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखेंगे। मतलब सिंपल से याद रखिएगा, आपका जो लास्ट का जो बैलेंस आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, ये सारा काम को करने के बाद अगर पॉजिटिव आया तो फ्रॉम लिखेंगे और नेगेटिव आया तो यूज्ड इन लिखेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारा ये जो फॉर्मेट है ये सिर्फ ऑपरेटिंग को कवर किया है। अब हमारे पास है इन्वेस्टिंग, इसके बाद हम लोग को इन्वेस्टिंग की ओर आना है, उसके भी समझना है। इन्वेस्टिंग बहुत आसान है, ऑपरेटिंग से बिल्कुल आसान है। ऑपरेटिंग में बहुत सारा काम हम लोग को होता है, पर इन्वेस्टिंग में हमें उतना ज्यादा काम नहीं होता है, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इन्वेस्टिंग में होता क्या है कि अगर किसी आप एसेट्स को बेच रहे हैं तो आपके पास पैसा आएगा, आपको जोड़ देना है। अगर आप एसेट्स खरीद रहे हैं तो पैसा जाएगा, तो आप उसको माइनस कर देंगे, मतलब हटा देंगे। और किसी प्रकार की इनकम भी है तो आप उसको यहाँ ऐड कर लेंगे। यहाँ 3 काम करना है, एसेट्स को बेचना, एसेट्स को खरीदना और इनकम को रिसीव करना। वो सभी काम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का काम होता है। मतलब आपको याद रखना है कि किसका कौन काम है। प्रॉफिट फ्रॉम द सेल्स ऑफ टेंजिबल एसेट, मान लीजिए प्रॉफिट मतलब क्या, पैसा आ रहा है, कैसे आ रहा है, टेंजिबल एसेट बेच रहे हैं, जैसे बिल्डिंग बेच रहे हैं। टेंजिबल एसेट मतलब क्या, जिसको छू सकते हैं, तो अगर आप उसको बेचते हैं तो आपके पास पैसा आएगा। प्रॉफिट फ्रॉम द सेल्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स लाइक जैसे गुडविल, आप गुडविल अगर बेच रहे हैं या पेटेंट राइट बेच रहे हैं, कॉपीराइट बेच रहे हैं, तब भी आपके पास पैसा आएगा। प्रॉफिट फ्रॉम द सेल्स ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अगर किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट आप बेच रहे हैं तो वहां से भी पैसा आएगा। इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं या रेंट रिसीव कर रहे हैं, तब भी आपको यहाँ पे ऐड करना है। और आपको याद है वहां पे हमने ऑपरेटिंग में उसको लेस किया था, तो उन 3 चीजों को वहां लेस करना है, यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स, अगर आप सेल कर रहे हैं तो पैसा आएगा और परचेज कर रहे हैं तो पैसा जाएगा, आपको उसको माइनस कर देना है। यहाँ पे मैंने माइनस करके दिखाया नहीं, बट समझा रहे हैं ना। यहाँ पे लेस, आप यहाँ पे लेस लिख सकते हैं ना, या लेस का हेडिंग दे दीजिए, यहाँ ऐड का हेडिंग दे दीजिए। मतलब इन चीजों को हम लोग को ऐड करना है, इन चीजों को हमको लेस करना है। परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स मतलब हो गया, चाहे आप टेंजिबल एसेट परचेज कीजिए, इंटेंजिबल एसेट कीजिए, आपका पैसा बिल्कुल घटेगा। गुडविल आपका इंटेंजिबल एसेट्स है। फिर है परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल जो जो चीजें आपने बेचा था उससे पैसा आएगा, जो जो चीजें आप खरीदेंगे पैसा जाएगा। फिर उसके बाद मान लीजिए हमारे पास सब कुछ लेन देन करने के बाद मान लीजिए 50,000 रुपया सारा प्लस माइनस करके बाद आएगा, उसको हम लोग बोल देंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लास्ट में क्या लिख देंगे, नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब वही चीज अगर नेगेटिव में आता है तो नेट कैश यूज लिख देंगे। तो हमें यहाँ दिखना है कि हमारा बी पॉइंट में इन्वेस्टिंग रहेगा, ए पॉइंट में ऑपरेटिंग था। उस प्रकार से अब हम लोग एक और लास्ट बनाएंगे जिसको हम लोग फाइनेंसिंग कहते हैं। ठीक है, तो आप फाइनेंसिंग को भी देख सकते हैं यहाँ पे, देखिएगा। ठीक है, देखिए फाइनेंसिंग को देखते हैं हम लोग, समझते हैं। देखिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग में हमने बिजनेस का सारा एक्सपेंस और लॉस को दिखाया, इन्वेस्टिंग में हमने सिर्फ परचेज सेल्स दिखाया और इनकम को रिसीव किए। और फाइनेंसिंग में क्या करते हैं, अगर आप किसी शेयर को बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं या कहीं से लोन ले रहे हैं या लोन लौटा रहे हैं या किसी तरह का एक्सपेंस पेड कर रहे हैं लोन पे या शेयर्स पे, शेयर्स और लोन से रिलेटेड ही रहेगा, तब आपका ये चीजें यहाँ पे आता है। जैसे कि मान लीजिए प्रॉफिट फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, आप बिल्कुल शेयर इशू करेंगे तो पैसा आएगा, आप ऐड करते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, आप किसी प्रकार का और बोरोइंग कर रहे हैं, किसी तरह का और लोन ले रहे हैं तो भी पैसा आएगा, आप ऐड करते हैं। फाइनल डिविडेंड पेड, किसी तरह का डिविडेंड दे रहे हैं आप शेयर पे, अगर आपको फाइनल डिविडेंड देना पड़ता है, फाइनल मतलब होता है कि एक बार में सारा डिविडेंड देना, जो भी शेयर होल्डर है, जो भी शेयर खरीदा है उसको डिविडेंड देना पड़ता है, तो बिल्कुल आप उसको भी माइनस करते हैं। इंटरिम डिविडेंड में तो क्या होता है कि अगर आप डिविडेंड एक बार में नहीं देना चाहते, फाइनली नहीं देना चाहते हैं, टुकड़ों में देना चाहते हैं, क्वार्टर में देना चाहते हैं, हाफ ईयरली देना चाहते हैं, तो उसको इंटरिम डिविडेंड कहते हैं, थोड़ा थोड़ा देना, मतलब ये भी पैसा जाएगा, घटा देना है। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अगर किसी तरह का बोरोइंग लिए है, लोन लिए है, तो आपको उसको भी घटाना है। रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन लिए है वापस कर रहे हैं, घटा देना है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, मतलब लोन होता है और आप उसको रिडीम कर रहे हैं, रिडीम मतलब वापस कर रहे हैं, मतलब रीपेमेंट कर रहे हैं, रिडम्पशन मतलब ये होता है, तो ये भी आपका घट जाएगा। फिर सब भी प्लस माइनस करने के बाद इसका भी कुछ बैलेंस आएगा, मान लीजिए 1 लाख रुपया आया, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम लोग सी मानते हैं। हमारा ऑपरेटिंग जो हो गया वो ए पॉइंट हो गया, इन्वेस्टिंग जो हो गया बी पॉइंट हो गया, और फाइनेंसिंग जो हो गया हमारा सी पॉइंट हो गया। ये सारे पॉइंट को एक साथ यहाँ पे जोड़ देना है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखना है नेट इंक्रीज और डिक्रीज, मैंने दिखाया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, उसमें ए प्लस बी प्लस सी दिखाया है। देखिए हुआ क्या, जितना भी ऑपरेटिंग में आया उसको जोड़ दीजिए। जैसे कि यहाँ ऑपरेटिंग में हमारा है 1,05,000 रुपया, ऑपरेटिंग में कितना है 1,05,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग में हमारा है 50,000 रुपया। ठीक है, तो अगर हम ये दोनों जोड़े तो हमारा आ जाएगा, एक मिनट चलिए को बताएं, सॉरी, इसमें हमारा है 1,10,000 रुपया, 1,10,000 रुपया, ठीक ना ऑपरेटिंग में, इसमें हमारा 1,50,000 रुपया।
तो 1,10,000 और 50,000 ऐसे ही मान के रखें, एज्यूम कर रखें, तो 1,60,000 रुपया, और यहाँ पे दिखा रहा है हमारा फाइनेंसिंग में 1 लाख रुपया, मतलब 2,60,000 रुपया। मतलब टोटल जो कैश फ्लो हुआ है, मतलब कैश आया है तीनों तरह के एक्टिविटी में, वो 2,60,000 है। अब 2,60,000 में हम लोग को क्या करना है, जो 2,60,000 रुपया आएगा, अगर पॉजिटिव आया तो उसको हम लोग नेट इंक्रीज लिखेंगे, और वही नेगेटिव आ जाएगा तो हम उसको नेट डिक्रीज लिखेंगे। इन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, चाहे कैश इन हैंड हो, कैश एट बैंक हो, हाथ में पैसा हो, बैंक में पैसा हो, या चेक के रूप में हो, ड्राफ्ट के रूप में हो, जितने भी पैसे होते हैं सबको हम लोग एक हेडिंग के अंदर कर सकते हैं, इसका नाम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो सभी पैसा जो फाइनली आएगा उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कह देंगे, इंक्रीज डिक्रीज जो भी होगा कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको क्वेश्चन एग्जाम जो बुक होगा उस क्वेश्चन में दिखा 2 चीजें देगा, जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड। जैसे आप ये आंसर लाएंगे उसके साथ अगर बिगनिंग को ऐड करते हैं तो एंड वाला आ जाएगा आपका, और एंड वाला अगर आ गया तो आंसर सही रहेगा, और नहीं आया तो गलत हो जाएगा। आप यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर का जो फॉर्मेट है वो कंप्लीट हो जाता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ओके, सो मस्ट राइट दिस। इतना जान लीजिए, हमारा ये वीडियो बिल्कुल खत्म हो गया है। अगर आपको इसमें अगर सभी चीज को देखना है, लिखना है, तो आप बिल्कुल अच्छे से लिख सकते हैं सारे फॉर्मेट को। और ये जो मेथड है हमारा कैश फ्लो का है, इसको हम लोग इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं, और एग्जाम में बिल्कुल आता है, और ये 8 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो डेफिनेटली राइट दिस चैप्टर, थैंक यू, एंड इस फॉर्मेट को भी अच्छे से लिख लें। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे इस चैप्टर का। थैंक यू।